हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। I'm योगिता सिंह, योर एसएसटी टीचर। बच्चों, आज हम जो है इसमें इकोनॉमिक्स में चैप्टर 3 पढ़ेंगे, क्योंकि जो चैप्टर 1 और 2 है आपका टर्म 1 में आ गया था, तो टर्म 2 में आपका चैप्टर 3 और 4 आएगा। तो चैप्टर 3 जो है आपका वो है मुद्रा और साख, जिसमें हम करेंसी और बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो पूरा जो चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है, बैंकिंग के ऊपर के ऊपर जो ये आपका चैप्टर है। जैसे कि आपका टॉपिक पहला है आपका मुद्रा विनिमय का एक माध्यम, यानी कि जो मुद्रा है, जो पैसा है, वो एक विनिमय का माध्यम है। यानी कि हम उससे जो है हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, है ना, कोई भी चीज़ हम अपनी बेच सकते हैं। तो ये एक विनिमय का माध्यम होती है। पहले क्या होता था, पहले बार्टर सिस्टम था, जिसमें वस्तुओं के द्वारा वस्तुएं चीज़ें खरीदी जाती, वस्तु के बदले वस्तुएं खरीदी जाती थी, है ना। उसमें बड़ी परेशानी रहती थी, क्योंकि हम अपनी मन की चीज़ें जो है मनपसंद की चीज़ें नहीं खरीद पाते थे। हमें अगर कोई चीज़ खरीदनी होती तो हमें पहले ये पता होता था कि क्या सामने वाला भी मेरी चीज़ खरीदना चाहता है। तो इस तरह की बड़ी समस्याएं रहती थी। तो मुद्रा आने के बाद में जो है विनिमय जो है एक बहुत ही सरल हो गया। तो इसमें देखिए, मुद्रा का इस्तेमाल हमें रोज़ाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने चारों तरफ देखिए कि आप किसी एक दिन में मुद्रा से कई चीज़ें सौदों की पहचान कर सकते हैं। क्या आप अपनी एक सूची बना सकते हैं। बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के ज़रिए वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्राओं के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान ना हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा करें। क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के लिए क्यों जरूरी होती है? कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए कर सकता है। अब उसके लिए इजी रह जाता है, वो कुछ भी जाकर खरीद सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है। फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत के किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए कर सकता है। एक जूता निर्माता का हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, वह बाज़ार में जूता बेचकर गेहूँ खरीदना चाहता है ना। एक जूता बेचने वाला है। जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा, फिर इस मुद्रा का जो इस्तेमाल है वो क्या करेगा, गेहूँ खरीद लेगा। जरा सोचिए, जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूता जो है सीधा गेहूं वाले से विनिमय करता है, तो उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि गेहूं वाला तो उसे ढूंढेगा, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा जो गेहूं के बदले जूता लेना चाहता हो, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को उसे खोजना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। और अगर ऐसी बात हो जाए कि एक व्यक्ति ऐसा मिल जाए जिसे जूता लेना है और जूते वाले को गेहूँ लेना है, ऐसे दोनों व्यक्ति मिल जाए, तो हम उसे बोलते हैं आवश्यकता का दोहरा संयोग। तो आप इसको जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग किसे कहते हैं। यानी कि दोनों पक्ष एक दूसरे से चीज़ें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो तो इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहते हैं। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है, वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो, ठीक है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली में भी कहा जाता है, जहाँ मुद्रा का उपयोग किए बिना जो है वस्तुओं का विनिमय होता है, ठीक है। वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य होता है कि आमने सामने वालों को दोनों को एक दूसरे की चीज़ें जरूर चाहिए है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को ख़त्म कर देती है। फिर जूता निर्माता के लिए ज़रूरी नहीं रह जाता कि वह ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल जूता खरीदे बल्कि उसका गेहूँ भी उसे बेचे, है ना। मुद्रा मिलने के बाद में तो सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। वो कहीं पर भी जाके कुछ भी खरीद सकता है। उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूता मुद्रा में बदल लिया तो वह बाजार में गेहूं या अन्य दूसरी चीज़ें भी खरीद सकता है। क्योंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम जो है कहा जाता है। अब हम बात करते हैं मुद्रा के आधुनिक रूप, यानी कि मुद्रा के रूप क्या क्या है। हमने देखा है कि मुद्रा एक ऐसी चीज़ है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीज़ें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। जैसे कि अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो पहले जो है भारतीय अनाज और पशु को जो है मुद्रा के तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद फिर सोना आया, फिर चांदी, तांबा, इस तरह का इस्तेमाल हुआ, सिक्कों का जो है चलन रहा, ठीक है। पहले हम मुद्रा को इस तरह से इस्तेमाल करते थे। फिर अब जो है हम करंट की बात करें तो हमारे यहाँ करेंसी चलती है। मुद्रा के आधुनिक रूप में करेंसी कागज़ के नोट और सिक्के शामिल हैं। ये आप अंडरलाइन कर लेंगे। आपसे पूछा जाता है आधुनिक रूपों में हमें मुद्रा हमारी क्या है, तो वो है कागज़ के नोट और सिक्के।
वे चीज़ें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, जिसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबे के बने सिक्के से नहीं बनी है। यानी कि आज जो हमारे पास मुद्रा है, उस ना तो सोना है, ना चांदी है, ना तांबा है ना, क्योंकि आज ये हमारे लिए बहुमूल्य चीज़ें हैं। अनाज और पशुओं की तरह रोज़मर्रा की चीज़ें भी नहीं है। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। फिर भी इसे विनिमय का माध्यम हम क्यों कहते हैं? क्यों हम कागज़ के नोटों को, सिक्कों को जो है विनिमय का माध्यम इस्तेमाल किया जाता है? इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार से प्राधिकृत करती है। ये आप अंडरलाइन कर लेंगे कि हम मुद्रा को जो है विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार करते हैं, क्योंकि किसी देश की सरकार से जो है प्राधिकृत करती है। और करने वाले कौन है? भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जो है वो जारी करता है। ठीक है, ये भी आप अंडरलाइन करेंगे। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपये का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसमें भारत में सौदों की अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, भारत में कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। अब हम बात करते हैं बैंकों में निक्षेप। निक्षेप का मतलब जमा। बैंकों में निक्षेप, लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में रखते हैं, यानी जमा करके रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोज़मर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हर महीने की जो वेतन पाने वाले मजदूर होते हैं, मजदूरों के अतिरिक्त नगद होता है। लोग इस अतिरिक्त नगद का क्या करते हैं? वे इसे बैंकों में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक में इसे जमा स्वीकार कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं, यानी ब्याज भी देते हैं। इस तरह लोगों का धन जो है बैंक में जो है सुरक्षित रहता है और इस पर उन्हें ब्याज भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है। चूँकि बैंक खाते में जमा धन की मांग के जरिए निकाला जा सकता है, इसलिए इसे मांग जमा कहा जाता है। जो भी आप खाता खोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मांग जमा कहते हैं। अब है फिर है मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय का माध्यम महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। आपकी नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा आपने, जो देखा होगा चेक पे अमाउंट लिखा होता है, सिग्नेचर होते हैं। तो चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है, और चेक एक कागज़ का टुकड़ा होता है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। तो उसे मान लीजिए प्रेम कुमार ये चेक है। यहाँ पर देखिए, जूता निर्माता है एम सलीम को चमड़ा आपूर्ति करने को भुगतान करना है ना। एक जूता बनाने वाला है एम सलीम को जो है आपूर्ति को भुगतान करना है, और इसके लिए वह एक विशेष रकम का चेक लिखता है। अर्थात जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्तिकर्ता को यह रकम देने का आदेश देता है। चमड़ा आपूर्तिकर्ता यह चेक ले जाकर अपने खाते में जमा कर देता है, और धन एक बैंक खाते से दूसरे खाते में कुछ दिनों में जो है हो जाता है। यह लेन देन बिना नकद की अदायगी के पूरा हो जाता है। ठीक है, नकद के बजाय इसमें जो है चेक से उसको जो है अमाउंट मिल जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव है। चूँकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है, इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा यानी जो चेक है उसे भी जो है मुद्रा समझा जाता है। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए जमा के बदले कोई भी मांग जमा भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली व कार्ड प्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करते हैं बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियाँ, क्योंकि बैंक है कि आपके पैसे वो जमा भी करता है और ये आपको क्या देता है? दूसरा काम क्या है? आपको ऋण देना। बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो भी धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं? ये एक दिलचस्प क्रियाविधि है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आज कल भारत में बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ता द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए वह प्रावधान किया जाता है कि चूँकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का इतना
बैंक का काम इतने नगद में आराम से चल जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें से कुछ हिस्सा तो वो बैंक लोगों को देने के लिए रखते हैं और बाकी हिस्सा जो है वो लोगों को कर्जा देने के लिए अपने पास रखते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है, कर्ज की बड़ी मांग रहती है। हम इसके बारे में आने वाले खंड में पढ़ेंगे। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह जो भी लोगों का पैसा बैंक में जमा होता है उसमें से कुछ पैसा लोगों को निकालने के लिए रखते हैं और बाकी जो है वो ऋण देने के लिए रखते हैं। ठीक है, इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि यानी कि जो जमा करने वाला है, जिन्हें राशि की ज़रूरत है, कर्जदार को दे देता है। ठीक है, जमा करने वाले का जमा हो गया बैंक में, अब वही पैसा वो किसको देगा, कर्जदार को देगा, है ना। तो बैंक एक मध्यस्थता का काम करता है। ठीक है, बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं इससे ज़्यादा ब्याज वो ऋण पर लेता है। यानी कि मेरा कोई पैसा बैंक में जमा है तो मुझे जो ब्याज मिलता है वो बहुत कम है। किससे? जो किसी दूसरे को उसने ऋण दिया है, बैंक उससे ज़्यादा ऋण लेता है, मतलब उस ऋण पे ज़्यादा ब्याज लेता है। जो जमाकर्ता का ब्याज है वो बहुत कम रहता है, ऋण का ब्याज जो है वो ज़्यादा रहता है। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। और वही जो एक डिफरेंस है ब्याज का, जमाकर्ता के ब्याज का और ऋण लेने वाले के ब्याज का जो डिफरेंस है, वही जो है बैंकों की आय का मुख्य स्रोत है। अब हम बात करते हैं साख। ये जो है साख वाले टॉपिक हैं, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अभी जो है आप यहाँ तक जो है ये बैंक के ऋण संबंधी गतिविधियों की जो है आपको रीड करना है पेज, और मेरी वीडियो को देखना है और चैप्टर को बहुत ध्यान से समझना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।